हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा, उसके लिए देखिए बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के बीपीएससी टीआरई 3.0 जो हुआ था, रद्द हो गया था। वहाँ तक जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से यानी कि विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल, जी हाँ फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी को मैंने आपको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के अब तक यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो हुआ था, रद्द हो गया था, वहाँ तक वर्ल्ड ज्योग्राफी के यानी कि विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, इस सेशन को बनाने में 3 से 4 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि टफ किससे संबंधित है। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 जो अभी इसी साल 2024 में हुआ था, जो रद्द हो गया था, उसी में पूछा गया है। चलिए बताएंगे फ्रेंड्स कि टफ किससे संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बताइए टफ किससे संबंधित है, सब लोग आंसर कमेंट करिए। और इसी प्रकार से मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल को कवर कराया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री कराया हुआ है, आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करा दिया है, बिहार का भूगोल मैंने कवर कराया हुआ है, बिहार का इतिहास मैंने कवर कराया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस मैंने कवर कराया हुआ, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को मैंने इसी प्रकार से कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टफ जो है यह एक प्रकार की चट्टान है। क्या है टफ जो है, यह एक प्रकार की चट्टान है जो ज्वालामुखी की राख से बनी होती है, जो ज्वालामुखी की राख से बनी होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चैपरेल के रूप में जाना जाता है। बताइएगा कौन सा इसमें से जो है जीवोम या बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है। ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में पूछा गया है, जो रद्द हो गया था। ठीक है ना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम या फिर बायोम जो है यह चैपरेल के रूप में जाना जाता है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है झाड़ी वन, झाड़ी वन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य सागरीय झाड़ी वन दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। मरुद्भिद जो होते हैं ये निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग इसका जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो मरुद्भिद जो है ये मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये भी जो है प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी टीआरई 3.0 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह, कौन सा बृहद ग्रह नहीं है पूछा गया। कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। चलिए बताइए, देखिए बृहद ग्रह कौन कौन से होते हैं, पहले आप मुझे कमेंट करिए। सब लोग पहले फटाफट कमेंट करिए कि बृहद ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं। चलिए बताएंगे, सब लोग पहले इसका आंसर कमेंट करिए, फिर आप कमेंट करिए कि बृहद ग्रह जो है इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे,
मैं इंतजार कर रहा हूँ। सब लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बृहद ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये आते हैं, ठीक है ना। इसमें से देखिए मंगल यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आपने पार्थिव ग्रह और आपने जोवियन प्लैनेट पढ़ा होगा, ठीक है ना, यानी कि बृहस्पति ग्रह कहिए उसको, ठीक है। चलिए, तो आपके पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आ जाएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है ना। और इधर जो आएंगे आपके, ये आपके बृहस्पति ग्रह में आएंगे, ठीक है ना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज निम्नलिखित में से जो है किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि खनिज जो होता है यह निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है बीपीएससी और टीआरई में पूछा गया है, ठीक है ना, 2023 में। सारे प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि प्रश्न जो है किस वर्ष पूछा गया है। तो देखिए खनिज जो है यह निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज होता है आपका अवसादी चट्टान के स्तर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होने से होता है, और ये चट्टान रवेदार नहीं होती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियाँ अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से स्लेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से स्लेट, संगमरमर, नीस, ठीक है ना, नीस इत्यादि चट्टानों का निर्माण होता है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न देखिए टीचर एग्जाम में ही पूछा गया 9th-10th में 8/12/2023 को जो पेपर हुआ था, कि देखिए प्रश्न क्या है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। बताइए, देखिए स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जो स्थलाकृतियाँ हैं ये बनती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बनती हैं स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट आकृतियाँ, ये गुफा संरचना में भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती हैं, और ये बर्फ के आकार के जमाव हैं जो तब निर्मित होते हैं जब चूना पत्थर के ऊपर पानी घुल जाता है। चूना पत्थर के ऊपर पानी घुल जाता है। तो यह आपके राइट आंसर, भूमिगत जल के द्वारा ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, 4-5 मैंने आपको क्लासेस कराए हुए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का और बिहार का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपका योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का, वो भी मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में कवर कराया हुआ है। सारे प्रश्न वहीं से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर देख लीजिएगा। देखिए ट्राइवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स प्रश्न क्या है कि ट्राइवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की? देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी ने इसका आंसर जो माना हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीपीएससी ने इसका आंसर माना हुआ उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ठीक है ना। लेकिन देखिए ट्राइवार्था के अनुसार भारत की जो जलवायु होती है वो आपका होती है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की भी जलवायु होती है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो 1 से अधिक इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर माना हुआ है बी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग लाया जाता है? भूकंप की गहनता, तो देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मरकली पैमाना का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? मरकली पैमाना का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। जबकि भूकंप का जो परिणाम है, जो भूकंप का परिणाम जो है ना, इसको मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ गहनता पूछा गया है तो ये मरकली पैमाना होगा, और परिणाम जो होगा उसको नापने के लिए रिएक्टर स्केल का, रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। यही आंसर जो है आयोग ने दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निस्सालन प्रक्रिया संबंधित है। निस्सालन प्रक्रिया जो है यह संबंधित है। निस्सालन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिश्ते हुए मिट्टी में से होकर के नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं, और भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घटना अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिएगा भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो आपका खनिज और मिट्टी से भी है, क्लियर। जो आपके मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं निस्सालन प्रक्रिया के द्वारा। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक बरसाती दिन में, तो देखिए एक बरसाती दिन में क्या होता है? तो एक बरसाती दिन में जो होता है, आपको पता है कि बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी
आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। कारण क्या है? तो आर्द्र बल्ब वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी टीचर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, बना लीजिए इसको। एल नीनो धारा जो है यह कहाँ प्रवाहित होती है? तो देखिए एल नीनो जो है यह पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उच्च समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है, ठीक है ना। और इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रवाहित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण योजना है उसका अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोपेन का वर्गीकरण योजना है इसका अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार ये CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। CWG, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, CWG। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? यह प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 जो था यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था और इसी के अनुसार जो है प्रत्येक तटीय देश एक प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है जो समुद्र की ओर अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील या फिर ये किलोमीटर में भी आपको याद रखना है, लगभग 21.9 किलोमीटर, ठीक है ना, 21.9 किलोमीटर तक विस्तृत होगा। यह प्रदेश अपने प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और इसके नीचे के समुद्र तल और उपमृदा पर संप्रभुता का प्रयोग करेगा। ये कहता है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मील में भी याद रखेंगे और आपका किलोमीटर में भी याद रखेंगे। चलिए देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से देखिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये आपसे पूछा गया है। कौन सा कथन जो है गलत है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको गलत कथन बता देता हूँ कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो गलत कथन जो है ये पहला और तीसरा कथन जो है ये गलत है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा कथन जो है यहाँ पर आपको गलत दिख रहा है। देखिए पहला और तीसरा, मैं टिक भी लगा देता हूँ, पहला और तीसरा। देखिए फ्रेंड्स, विक्टोरिया झील के बारे में जो है यहाँ पर अगर बात करें तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना। और यह झील अफ्रीका में तंजानिया, युगांडा और केनिया के मध्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है ना, इसका क्षेत्रफल विक्टोरिया झील, इसका क्षेत्रफल लगभग जो है आप कह सकते हैं 69,930 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, ठीक है। और सतह क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर ये दुनिया की तीसरी नहीं दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, इसीलिए ये गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 जो है ये सही है। और इसकी सीमा अभी मैंने बताया था तंजानिया, युगांडा और कीनिया के मध्य में स्थित है। तो तंजानिया, युगांडा और कीनिया के मध्य में, तो ये भी गलत है, यहाँ पर रवांडा दिया गया है। चलिए, और ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, बिल्कुल है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील के बाहर, ये मैंने अभी आपको बताया, ये सही है, ठीक है ना। तो दूसरा सही है और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। चलिए मैंने आपको आंसर बता दिया है, पहला और तीसरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी हीट वेव चल भी रहा था हमारे यहाँ, तो हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले। तो अगर हम बात करते हैं हीट वेव के बारे में, तो पूछा गया हीट वेव के बारे में कथन पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हीट वेव की अगर बात करते हैं तो देखिए यदि किसी मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उससे हीट वेव माना जाता है। जी नहीं, कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जब इससे ज़्यादा पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ 45, 46, 47 रह रहा था, तो उसको हीट वेव कहा जाता है। तो ये आपका गलत है। यदि पहाड़ी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री, यहाँ पर गलत दिया गया, ये उल्टा दे दिया गया, तो ये भी गलत है, ठीक है ना।
तो ना तो एक सही है और ना तो दो ही सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है और आपको मिलान करना है। एक तरफ खोजकर्ता है, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं तो यह इटली हो जाएगा, ठीक है ना। जैक्स कार्टियर की बात करते हैं तो ये आपका फ्रांस का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सर फ्रांसिस ड्रेक की, तो ये यूके का हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम का। और फर्डिनेंड मैगलन जो संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला यात्री था, मैंने आपको बताया है मैगलन, यह आपका हो जाएगा पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल का। तो ये आप मिला लीजिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3-4-2-1 ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, चलिए बताइएगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है वो कौन सी है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया है समुद्र का फैलाव, ठीक है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है समुद्र का फैलाव, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इस परिकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो हैरी एच हेस ने किया था। हैरी एच हेस ने किया था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हैरी एच हेस के अनुसार समुद्र तल का फैलना दरार में मैग्मा के बढ़ने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है। ठंडा समुद्र जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ये देखिए 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2023 में ही पूछा गया है। तो देखिए भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, और यह प्रक्रिया जो है, यह सिद्धांत जो है, यह प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है। यह प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनात्मक समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप जो हैं ये शामिल हैं। ये पूछा गया है कि कौन सा है। चलिए फटाफट बताइए, प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे सब लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनात्मक समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक का दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। ये कौन सा जो है समुद्री जैव विविधता है। तो फ्रेंड्स यह आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं। बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है ना, और इस क्षेत्र की कोई सही परिभाषा नहीं है क्योंकि इसकी दक्षिणी सीमा बदलती रहती है। और अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंटार्कटिका आपका उत्तरी और आर्कटिक और अंटार्कटिका दक्षिणी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है क्या, गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है। देखिए जब पैंजिया का विभाजन हुआ था तब पैंजिया का उत्तरी भाग जो था यहाँ पर दक्षिणी महाद्वीप पूछा गया है, ठीक है ना, जबकि उत्तरी भाग अगर पूछेगा तो ये आपका लॉरेशिया था। क्या था, यहाँ देखिए लिखा भी गया लॉरेशिया, लेकिन दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। देखिए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। 1 डिग्री के
देखिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी? बताइए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो हैं ये कितनी हैं? तो फ्रेंड्स देखिए एक मानक ग्लोब पर 1 अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, यानी कि 179 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ठीक है ना। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है बताइए। तो देखिए ब्रह्मांड में पल्सर जो है एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, और अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिएगा घूमते न्यूट्रॉन तारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। 69th बीपीएससी का ही प्रश्न है, अब रिसेंटली पूछा गया है। चलिए देखिए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है ये आपका कौन होता है? तो आपको पता है कि यह सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, तो यहाँ पर देखिए सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन थे? कौन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? तो ये कॉपरनिकस थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस थे, ठीक है ना, कॉपरनिकस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस तारामंडल में तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? बताइए जिस तारामंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं बताइए वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो है आपका कौन सा है? सप्तऋषि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बताएंगे वह कौन सा ग्रह है? बताइए वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं? अच्छा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं बुध और शुक्र। तो एक तो यहाँ पर बुध दिया गया है और दूसरा भी आप याद रखेंगे शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और याद रखेंगे आप इसको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है ना ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह शुक्र है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। और शुक्र के बारे में आपको पता होगा, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, ये आपको वेनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। देखिए एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल जो होता है ये किस कारण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है ना। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा, वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा यह निर्धारित होता है, और पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस बल की खोज किया था जी कोरियोलिस ने, ठीक है ना, जी कोरियोलिस ने किया था, जी कोरियोलिस तो यहाँ पर लिखा ही गया, इन्होंने ही किया था, ठीक है, इसी कारण से इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जो है यह किस ग्रह का घनत्व है? सबसे कम, अच्छा सबसे ज़्यादा जो है किसका घनत्व होगा? पृथ्वी का, और सबसे कम जो होगा ये शनि का है। चलिए उसके बाद देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, यहाँ मैं लिखता हूँ आंतरिक, अब तो आप पकड़ ही लीजिएगा, नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से है? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे नीफे Ni फॉर निकेल और Fe फॉर फेरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा निकेल और फेरम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, फेरम मीन्स लोहा, फेरस, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अब अगला प्रश्न हमारा कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। बताइए, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। जियोडेसी जो है यह आपका पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का एक विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी की ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। और इसके साथ ही यह समय के साथ उपर्युक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? किस महाद्वीप का भूभाग जो है सबसे कम है, बताइए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, सबसे कम, यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से देखिए कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, बताइए उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये सवाना जो है, सवाना जो अफ्रीका में पाया जाता है, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, और अर्जेंटीना में जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में ये पंपास कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो देखिए, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू जिसको बोला जाता है, तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है W.M. डेविस ने, यानी कि W.M. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने, विलियम मॉरिस डेविस ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यह क्या होता है, बताइए बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा है। ठीक है ना, प्रधान मध्याह्न रेखा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्लियर, प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह रेखा इंग्लैंड की ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 19 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो कि भूटान में है, उसका स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे का समय है। चलिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का अंतर है ना, 0 डिग्री या 90 डिग्री का, तो 90 गुना 4 यानी कि 360 मिनट का है। 360 मिनट मतलब 6 घंटा। 6 से डिवाइड कर दीजिए ना, 6 6 के 36। ठीक है, 6 घंटा आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 घंटे का अंतर होगा। 360 मिनट में 6 घंटा होगा ना, 60 से डिवाइड करिएगा तो ठीक है 6 घंटा निकल के आ जाएगा। अब बताइए कि 12 6 18 यानी कि शाम के 6 बजे हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा 6 PM यहाँ पर देखिए दिया गया है, शाम का समय होगा। देखिए, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो फ्रेंड्स, यह बघेलखंड का जो पठार है छत्तीसगढ़ पर, वहीं पर जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ठीक है, और भारतीय मानक समय रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको पता है। चलिए, उसके बाद देखिए निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह निम्न में से पूछा गया, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि सबसे लंबी कौन है। वैसे देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज,
वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ठीक है ना। लेकिन आपको निम्न में से पूछा गया है तो रॉकी इसमें से सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। कराल जो है एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो देखिए पहले आप आंसर बताइए। देखिए कराल जो है ना, यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, कराल KRAAL। देखिए कराल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई से बनाया गया झाड़ी नुमा या झोंपड़ी नुमा संरचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है ये कौन सा है। तो सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है ये आटाकामा है, जो कि कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, चिली में पड़ता है आटाकामा। तो यहाँ पर देखिए आटाकामा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तुमालपल्ले खादान, जिसे दुनिया की सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ पर अवस्थित है, तुमालपल्ले। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है यह पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है, और यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो सबसे अधिक देश जो है ये आपको पता है कि अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है, अफ्रीका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अफ्रीका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है। मशरूम सेल का, तो देखिए मशरूम सेल का निर्माण जो है यह किसका उदाहरण है, तो यह आपका अपघर्षण का उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अपघर्षण दिया गया है, मशरूम रॉक, ठीक है ना, मशरूम सेल या मशरूम रॉक यह अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति हैं, ठीक है ना। इसमें चट्टानों के निचले भागों से अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति जो है बन जाती है। चलिए निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है। तो सबसे ज़्यादा लवणता जो है किस सागर में है ये आपको पता है, तो यह आपका डेड सी में है, मृत सागर में है, ठीक है ना। तो यहाँ चूँकि निम्नलिखित शब्द यहाँ पर लगाया गया है, तो देखिए अगर इसमें से हम बात करते हैं तो सर्वाधिक लवणता वैसे तो आपको पता है कि तुर्की का जो वान झील है ना, वान झील तुर्की का वहाँ पर है, लेकिन निम्नलिखित में से आपका इसमें से मृत सागर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी यानी कि उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, उत्तर दक्षिणी, बताइए। तो सर्वाधिक जो उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला जो कंट्री है यह आपका चिली है, ठीक है ना, चिली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चिली, चिली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। सर्वाधिक द्वीप जो है ये किस देश में है, बताइए। सर्वाधिक द्वीप जो है ये आपके इंडोनेशिया में है, सबसे ज़्यादा द्वीप जो है, सबसे ज़्यादा आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया में है, क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप जापान का कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये आपका होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप। जापान के 4 मुख्य द्वीप, होकाइडो यहाँ पर लिख देता हूँ, हो सकता है पूछे होकाइडो कहाँ का द्वीप है, जापान का। एक होन्शु हो गया, एक आपका शिकोकू हो गया, और आप एक आपका हो गया क्यूशु, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, मुझसे लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर लिखा भी गया है, ठीक है। और इन चारों में से होन्शु जो है ये सबसे बड़ा है। चलिए और जापान की जो राजधानी है टोक्यो ये इसी होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है। तो ग्रीनलैंड के बारे में आप जान लीजिए पहले। देखिए ग्रीनलैंड जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है, ठीक है ना, और ग्रीनलैंड डेनमार्क का अधीन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है ये कौन सा द्वीप है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, सबसे बड़ा जो है इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए।
बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका, इसमें से अगर हम बात करें तो ये बोर्नियो है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से तो ये बोर्नियो है, ठीक है ना। बोर्नियो इसमें से हो जाएगा विकल्प के अनुसार अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार से, ठीक है। वैसे ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, लेकिन इसमें से आपका बोर्नियो होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको बोला जाता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत विकसित किया है किसने? तो फ्रेंड्स यह किसने किया है बताइए? अल्फ्रेड वेगनर ने किया है। अल्फ्रेड वेगनर ने किया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है? इग्नियस रॉक जो है ये पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? अवसादी शैल के लिए, अवसादी शैल की बात करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है और इसमें आपके फॉसिल्स और परतें पाई जाती हैं, यानी कि जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं। किंतु ये शैलें जो होती हैं ये क्रिस्टल नहीं होती हैं, रवादार नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्रिस्टलीय हैं, यही जो है ये शैल स्तरों में निक्षेपित होती हैं। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ ये आपको मैंने बताया स्तरों में ये निक्षेपित होते हैं, ठीक है ना। बाकी देख लीजिए ये आपके कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सत्य है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में बताएंगे, इसमें से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा एस्कर और ड्रमलिन का? तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और चौथा, यहाँ पर ड्रमलिन के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है ये सही। एक बार पढ़ लीजिए, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ठीक है, और ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। तो पहला और दूसरा सही है और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो चौथा भी सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि माउंट एटना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माउंट एटना जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना, और यह इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर यह स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मैना लोवा फिर से आ गया कि उदाहरण है, तो मैना लोवा भी एक प्रकार का ज्वालामुखी ही है और यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर है मैना लोवा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं यह पाई जाती हैं आपके नवीन मोड़दार पर्वत में, ठीक है ना। तो नवीन मोड़दार पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट यानी कि सागर माथा भी बोला जाता है, उसको चुमलुंगमा भी बोला जाता है, उसको चुमोलुंगमा भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, क्लियर। चलिए, और हिमालय एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से नदियां हैं? देखिए इसमें से नदियां की बात करते हैं, नदी इसमें से कौन सी हैं? तो ये देखिए मर्रे और डार्लिंग, ये ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद इरी ह्यूरोन ये झील हैं, ठीक है ना। विक्टोरिया और चाड़ भी एक प्रकार की झील ही हैं, ठीक है। और सुएज पनामा नहर तो आपको पता ही है। हैदराबाद निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो देखिए अब यहाँ पर लोग इंडिया पर टिक कर देंगे, भारत पर, लेकिन हैदराबाद जो है ना ये आपको इंडिया में भी पड़ता है और हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर है, ठीक है, और आपका एक तो इंडिया में है ही, ठीक है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। देखिए एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा करके लाती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उस क्षेत्र को कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाए जाने वाले इस क्षेत्र बहाया जाने वाला जो आपका क्षेत्र है जल निकासी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, और ये जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जब जल जो है विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा करके लाते हैं उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, और नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा ले जाने वाला क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है।
चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? कांगेर घाटी, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लंबी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक विश्व की कौन सी है? चलिए बताएंगे। तो फ्रेंड्स एंडीज है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एंडीज आ गया ना, एंडीज है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती हैं? कोकोस प्लेट जो है ये किनके मध्य पाई जाती हैं? बताइए, कोकोस प्लेट जो है यह किनके मध्य पाई जाती हैं? देखिए 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। कोकोस प्लेट जो पाई जाती हैं यह आपकी पाई जाती है मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत प्लेट के मध्य में। तो यहाँ पर देखिए मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा कोकोस प्लेट, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल जो है यह आपका रस्ट बाउल या आपका या रस्ट बेल्ट भी इसको बोला जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और यह लौह उत्पादन करने का एक आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसमें आपका आएगा आपका इलिनियास, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, उसके बाद पेनिनसुलेनिया, ये सब क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है ना। एक से अधिक विकल्प इसमें आपके सही, इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीट्सबर्ग प्रदेश, ये सब भी आते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? नामीबिया तट के साथ जो है, नामीबिया तट के साथ ये बहने वाली जलधारा कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका बेंगुएला जलधारा है और बेंगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण ही कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम सालों भर ठंडा और सुहाना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका बेंगुएला हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्राज़ील का पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, आपको कंपोस कहा जाता है, ठीक है ना। पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा, क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और डाउन्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, डाउन्स यह शीतोष्ण घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है बताइए। तो किलिमंजारो जो है यह आपका माउंट किलिमंजारो, यह आपका वोल्केनो है, ठीक है ना, ज्वालामुखी है और यह तंजानिया में पड़ता है। आपका तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर है किलिमंजारो, ठीक है। चलिए, अफ्रीका में गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल, ये गोबी मरुस्थल जो है यह आपका चीन और मंगोलिया में पड़ता है, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में। तो यहाँ पर एक तरह का ये आपका चीन और मंगोलिया दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पर चीन दिया गया है, तो चीन पर टिक करेंगे और मंगोलिया भी याद रखना है। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि कौन सा इसमें से लैंडलॉक्ड कंट्री है? बताइए। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री, तो आपका हंगरी जो होगा आपका लैंडलॉक्ड कंट्री होगा, ठीक है ना। हंगरी इसमें से स्थल रुद्ध देश है, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? अच्छा देखिए, उथली झील की अगर हम बात करते हैं ना, उथली झील, तो उथली झील जो होती है ये खारे पानी की झील होती है और साथ ही साथ ये सुपोषण के प्रति संवेदनशील झील होती है, ठीक है ना। उथली झील ये आपकी खारे झील भी होती है और ये सुपोषण के प्रति संवेदनशील भी होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका होगा। देख सकते हैं टीआरई 3.0 का प्रश्न है, मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए ये एक तरफ हवा दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं। फौन दिया गया है चिनूक, मिस्ट्रल, घाटी हवा। तो यहाँ पर बर्फ़ खाने वाली हवा किसको बोला जाता है? बर्फ़ खाने वाली हवा, ये ऑलरेडी आप जानते हैं चिनूक को कहा जाता है। इसको आप मिलान करके आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन है, एक बार सब लोग देख लीजिए और यहाँ पर आपको दिख रहा है मिलान करिए, मिलान करिए और इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है ना। मिलान करके आप ऑप्शन इसका आंसर कमेंट करिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है और पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री बीपीएससी में पूछा गया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको कवर कर